सो येस्टरडे हमने, हाँ इट्स इजी बिकॉज मैंने कल भी आपको बोला था कि एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जो कल हमने एक न्यू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिस्कस करी थी, सबसे पहले तो हमने डेल्टा यू डिस्कस की थी, इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा यू किसके इक्वल थी? क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर हमने डेल्टा एच के न्यूमेरिकल्स करे थे। डेल्टा एच और डेल्टा यू का भी एक रिलेशनशिप होता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कल मैंने आपको एक नई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी थी, एंट्रोपी। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी हमें ये चेक करना होता है कि क्या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उसके लिए उस प्रोसेस की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है डेल्टा एच, वो नेगेटिव आनी चाहिए। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना ये था कि कोई भी प्रोसेस तब स्पॉन्टेनियस होता है जब उसमें से हीट रिलीज होती है। मतलब जो पहली कंडीशन थी फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, वो ये थी कि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। लेकिन फिर हमने एक एग्जांपल देखा था, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आप फ्रिज में से आइस को बाहर निकालते हो, वो अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जो चीज़ अपने आप होती है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जैसे चाय, अगर हम गर्म कप चाय का रख दें, अपने आप थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें उसी चाय को, ठंडी चाय को गर्म करनी है, तो अपने आप गर्म नहीं होगी, उसके लिए हमें उसको गैस स्टोव पे रखना पड़ेगा। तो हॉट कप ऑफ टी अपने आप ठंडी हो जाती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर उसी ठंडी चाय को अगर हमें गर्म करना है तो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने तुम्हें बोला था कि पता कैसे लगेगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या किस डायरेक्शन में एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमने कहा कि साइंटिस्ट ने बोला था कि दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव का मतलब है कि उस प्रोसेस में हीट निकल रही है। जैसे हॉट कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी अपने आप ठंडी क्यों होती है? क्योंकि उसको हीट चाहिए नहीं, उसमें हीट लूज हो रही है। बट इस हिसाब से तो मेल्टिंग ऑफ आइस को नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस में तो आइस को मेल्ट होने के लिए तो हीट चाहिए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि सिर्फ एक कंडीशन नहीं है स्पॉन्टेनियस होने के लिए। अगर किसी प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, तो वो प्रोसेस भी क्या माना जाएगा? स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस निकालते कैसे हैं? क्या फॉर्मूला करवाया था मैंने कल? क्यू बाय, और इसके मैंने 8 न्यूमेरिकल दिए थे। किस में डाउट है आपको? फिफ्थ। तो पहले फिफ्थ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रैक्टिस्ड, बट जिन्होंने करा है उनको डाउट है। फिफ्थ इज व्हाट इज एंट्रोपी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस। 1 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है आपने, ऑब्वियसली 1 ग्राम वाटर में ही कन्वर्ट होगी, एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको डेल्टा एच फ्यूजन यानी कि इस प्रोसेस की हीट दे रखी है 6.025 किलो जूल पर मोल। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1 ग्राम आइस को किस में कन्वर्ट करना है? 1 ग्राम, और उस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? 6.02। तो हीट गिवन है। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है कि हमें डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस इज क्यू बाई टी, क्यू ही डेल्टा एच होती है, उसकी वैल्यू गिवन है, आप टी से डिवाइड कर दो। बट ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखी है, हीट दे रखी है, ये पर मोल दे रखी है। आप ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो आपकी जो एंट्रोपी चेंज है वो पर मोल आ जाएगी। वो किसके लिए आ जाएगी? पर आपको किसके लिए निकालनी है? 1। तो आप क्या करोगे? ये जो वैल्यू आएगी, हाँ, ये जो वैल्यू आएगी 6.025 किलो जूल पर मोल, मतलब पर आपको ग्राम में चाहिए। तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2O का मोलर मास कितना होता है? 2 × 1 + 16, दैट इज। तो यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को 18 से क्या करूंगी?
डिवाइड, तो ये मेरे पास किसके लिए आ जाएगी, पर 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम, पता है ना। तो ये आपका आंसर तभी नहीं आया होगा क्योंकि आपने डेल्टा एच को टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया होगा, बट आपने 18 से नहीं डिवाइड किया होगा। बट अगर आप ये कर रहे हो तो आपका आंसर किस में आ रहा है, किलो जूल पर आपको क्वेश्चन में 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना है। आपको तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको 1 मोल ऑफ आइस को नहीं कन्वर्ट करना, किसको कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम। तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, जितना वाटर का मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। तो इसमें फॉर्मूला यही लग, वैल्यू देखो क्या आएगी, डिवाइड करके बताना। 0.001। अच्छा ये किलो जूल में दिया हुआ है ना आंसर, क्या आ रहा आंसर 0.001, आगे 23, हाँ 226, बस मतलब किलो जूल आ रही है ना पर केल्विन पर ग्राम। अगर किलो को खोल दो, किलो इज 1000, तो जूल, हाँ तो आंसर आपका पेपर बुक में 1.2 आ रहा है, ठीक है। अब ये था हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। हाँ जाउल हो गया ना, पहले वो किलो जाउल था, आपने किलो का 1 किलो इज इक्वल टू 1 किलो 1000 के इक्वल होता है, तो फिर ये जूल रह गया क्योंकि किलो की जगह तो आपने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया। कोई इसमें से और कोई न्यूमेरिकल में डाउट है? पर ग्राम हो गया ना, नीचे आपने ग्राम 1 मोल 18 ग्राम, तो 18 से डिवाइड कर दिया तो पर ग्राम ना हो गया, 1 ग्राम के लिए आ गया। जब हम किसी चीज़ से डिवाइड कर देते हैं, अगर वाटर का मोलर मास 18 है, आपने 18 ग्राम से डिवाइड कर दिया, तो 18 से तो आपने डिवाइड कर दिया, तो वो वैल्यू 1 ग्राम के लिए आ गई। अब स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, जब भी आपने ये चेक करना है कि कोई प्रोसेस एंट्रोप मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो मैंने तुम्हें बोला था कि जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने 3-4 गैसेस मिक्स कर दी, तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस मतलब आपने 3-4 गैसेस डाल दी, तो अपने आप मिक्स हो जाएंगे कि इज इट स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप बोलोगे कि इसका आप डेल्टा एस निकालोगे, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर नेगेटिव आ गया तो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप इस सिस्टम की बात करते हो, मिक्सिंग ऑफ गैसेस इन अ बीकर, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। एक आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। आपने 3-4 गैसेस मिलके बीकर में डाल दी, अब उस सिस्टम के अंदर गैसेस सारी मिक्स हो रही हैं, वो सराउंडिंग के साथ कोई हीट नहीं एक्सचेंज कर रही। कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो आइसोलेटेड होते हैं जो सराउंडिंग के साथ किसी भी तरह की हीट एक्सचेंज नहीं करते। जो तो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं उनकी स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए आप एंट्रोपी डेल्टा एस उस सिस्टम की चेक कर सकते हो। अगर वो पॉजिटिव आ गई, क्या आ गई, इसका मतलब रैंडमनेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव आने का मतलब। और जब भी रैंडमनेस इंक्रीज करती है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, यानी कि जो किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, सराउंडिंग के साथ, जैसे जब आप एक हॉट कप ऑफ टी रखते हो, तो हॉट कप ऑफ टी से जब हीट बाहर जाती है तो सिर्फ सिस्टम इन्वॉल्व्ड नहीं है, साथ में कौन इन्वॉल्व्ड है,
सराउंडिंग। तो आपने क्या करना है, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी निकालनी है। अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। आई अगेन रिपीट, जो सिस्टम आइसोलेटेड होते हैं, जो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हीट नहीं करते, उनकी स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए आप सिर्फ उस सिस्टम की एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करते हो। बट ऐसा अक्सर होता नहीं है कि सिस्टम अकेला है। मोस्टली हम जो प्रोसेसेस कंसिडर करते हैं उसमें सिस्टम कहीं ना कहीं सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। जैसे आप अगर एक हॉट कप ऑफ टी का एग्जांपल भी देखो, अगर गर्म चाय आपका सिस्टम है, तो अगर गर्म चाय ठंडी हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर वो हीट लूज कर रही है तो सराउंडिंग हीट गेन कर रहा है। तो उसमें सिर्फ सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, आप सिर्फ सिस्टम की रैंडमनेस चेक नहीं कर सकते, आपको सिस्टम की रैंडमनेस भी चेक करनी है और सराउंडिंग की भी चेक करनी है। अगर दोनों को मिलाकर भी अगर क्या आ गया पॉजिटिव, क्योंकि हो सकता है कि सिस्टम की रैंडमनेस ना बढ़ रही हो बट किसकी रैंडमनेस बढ़ रही हो, सराउंडिंग की, तो ओवरऑल आंसर किस में आ गया, पॉजिटिव, तब भी सिस्टम तो प्रोसेस क्या होगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि कई बार प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए सिर्फ सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ना जरूरी नहीं होता। अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को प्लस करके टोटल एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है तब भी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। अब क्या हुआ, जैसे मान लो चाय थी, चाय हीट लूज करने लगी, हीट लूज कर रही है, ठंडी हो रही है। अब एक टाइम आएगा जब अंदर की चाय और बाहर की सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। पहले तो जब तुम चाय लाते हो चाय गर्म होती है, ऑब्वियसली जो चाय का टेम्परेचर होता है वो बाहर के रूम टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन जब चाय ठंडी होने लगती है, चाय कब तक ठंडी होएगी, होती रहेगी जब तक वो बर्फ ना बन जाए। सिर्फ कब तक ठंडी होगी, जब तक कि उसका टेम्परेचर किसके इक्वल ना हो जाए, बाहर के रूम। अगर मान लो रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है और गर्म चाय आई थी 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो तब तक हीट लूज करेगी जब तक कि उसका टेम्परेचर 25 के इक्वल ना आ जाए, है ना। जिस वक्त सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के इसमें आ जाते हैं तो उनका टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाता है। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के अगर टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है, जीरो, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, हम बोलेंगे कि सिस्टम कहाँ पर पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम, ना वो हीट लूज करेगा ना वो हीट गेन करेगा। और अगर टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ गया, यानी कि आपने सिस्टम की एंट्रोपी को फाइंड आउट किया, सराउंडिंग की एंट्रोपी को फाइंड आउट किया, दोनों को प्लस करके अगर आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में, तो वो प्रोसेस कभी भी अपने आप नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, अब तुम्हें ये नहीं लग रहा कि मैम सिस्टम की एंट्रोपी का फॉर्मूला भी क्यू बाई टी है, सराउंडिंग की एंट्रोपी का भी फॉर्मूला क्यू बाई टी है। अगर सिस्टम हीट लूज कर रहा है यानी कि माइनस क्यू, तो उतनी हीट सराउंडिंग गेन करेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए और हमेशा क्या आ जाना चाहिए। अगर देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी, चाहे आप सिस्टम की निकाल रहे हो तब भी फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी, सराउंडिंग की निकाल रहे हो तब भी क्या है, क्यू बाई टी। अब मैं ये कह रही हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग तो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे। यानी कि अगर सिस्टम 10 जूल एनर्जी लूज कर रहा है तो सराउंडिंग 10 ही गेन करेगा, 20 तो नहीं गेन कर सकता। यानी कि अगर ये लूज कर रहा है ये गेन कर रहा है, यानी कि अगर इसकी क्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस में, इसकी क्यू की वैल्यू किस में होगी, तो माइनस क्यू बाई टी प्लस क्यू बाई टू एक दूसरे को कैंसिल करके एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो नहीं आएगा, नहीं। कारण ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी हीट सिस्टम लूज करेगा उतनी ही सराउंडिंग गेन करेगा, यानी कि दोनों का क्यू सेम होगा बट टेम्परेचर तो अलग अलग हो सकता है ना। हो सकता है सिस्टम कौन से टेम्परेचर पर है 100 बट सराउंडिंग कौन से टेम्परेचर पर है 25। तो Q बाई टी एक नेगेटिव में होगी एक पॉजिटिव में होगी, फिर भी वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करेगी, बिकॉज दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर होते हैं। सिस्टम अलग टेम्परेचर पर रहता है और सराउंडिंग, तो जब तुम सिस्टम का एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करोगे तो तुमने Q बाई टी में टेम्परेचर सिस्टम का लेना है, और जब तुम सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करोगे तो तुमने टेम्परेचर सराउंडिंग का लेना है। ये ना हो कि एक ही टेम्परेचर तुम ले लो, अगर तुम टेम्परेचर सेम ले लोगे फिर तो क्यू बाई टी ऑलवेज क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर तो हमेशा ही प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो तुमने बहुत क्लियरली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आ गया, पॉजिटिव, तो तुम प्रोसेस को क्या बोलोगे, जीरो आ गया। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के किस में आ चुके हैं,
और अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे? चलो फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं, लिखो जरा। पहले ये एक हेडिंग लिख दो, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। हम्म। मिक्सिंग ऑफ गैस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि गैसेस जब आप मिक्स करोगे, आपने मान लो तुमने गैसेस ली है ना, तुमने यहाँ से डाली, ये तुम्हारा एक बीकर है ना, तुमने यहाँ से O2 डाली, यहाँ से N2 डाली। O2 क्या कहेगी कि N2 मैं तो यहीं रहूंगी, ऐसे होगा कभी? पहले वैसे प्रैक्टिकली सोच के देखो। N2 कहेगी नहीं नहीं नहीं, अब पहले इसकी बात करो। N2 कहेगी रुक, मैं एक बीच में एक बीकर वो लगा देती हूँ बाउंड्री, तो मेरी जगह पे मत आना। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको यही बोला है कि प्रोसेस अपने आप को स्पॉन्टेनियस करना चाहता है। O2 और N2 को पता है कि अगर मैं O2 एक ही साइड रहेगा, N2 एक ही साइड रहेगा, तो रैंडमनेस कम है। प्रोसेस क्यों होना चाहता है? ताकि उसकी रैंडमनेस बढ़े। अगर O2 और N2 मिक्स हो जाएंगे, कहीं O2 कहीं N2, कहीं O2 कहीं N2, रिएक्ट नहीं कर रहे, मिक्स हो रहे हैं। O2 N2, O2 N2। तो मिक्सिंग ऑफ गैस स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि मिक्स होने से रैंडमनेस क्या करेगी। जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अभी आप बिल्कुल सेटल बैठे हो, गर्ल्स एक साइड बॉयज एक साइड, जिसको जिसके साथ बिठा दिया। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ क्लास में, नॉर्मली स्कूल क्लास में क्या होता है कि बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। स्पॉन्टेनियस चीज वो होती है जिसमें रैंडमनेस आए। कोई भी चीज अपने आप जब होगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आप उस चीज को जबरदस्ती करा रहे हो तो रैंडमनेस घट सकती है कि गर्ल्स सिटिंग वन साइड, बॉयज सिटिंग वन साइड, नो रैंडमनेस। लेकिन टीचर के जाते ही अपने आप क्या होता है कि हर बच्चा अपने फ्रेंड के पास, अपने फेवरेट जो भी उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसके साथ बैठना चाहता है। रैंडमनेस आती ही आती है। तो रैंडमनेस इज अ नेचर। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज अ, तो लिखो जरा, हेडिंग डाल दो, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। इसमें आप लिखो for spontaneous processes, for spontaneous processes in the isolated system, in the isolated system, the entropy change is positive, the entropy change is positive, that is delta S greater than 0, but for non-isolated systems, we have to consider the total entropy change of the system and surroundings, that is entropy change of the universe. Thus delta S total or delta S universe, which is equal to system plus surrounding, should be positive,
should be positive for all spontaneous processes. Note, for all spontaneous process, randomness or entropy increases only till equilibrium is reached at equilibrium. Delta S becomes zero. So when the cup of tea cools down, तो उसकी एंट्रोपी में क्या चेंज आ जाएगा? ज़ीरो, जब उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो आप ये कंक्लूजन लिख सकते हो, कंक्लूजन कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और अगर ज़ीरो आ रहा है इक्विलिब्रियम. वेरी गुड. लिखना नहीं है, बस सुनना है ना. एंड डेल्टा एस अगर टोटल नेगेटिव है तो नोन. Let's do one numerical and then we will proceed to the last topic of the chapter. बहुत बड़ा चैप्टर था, बड़ा ही है. अब डेल्टा जी इंट्रोड्यूस करूंगी. पहले देखो डेल्टा जी आया, फिर डेल्टा एच आया, फिर कल हमने क्या इंट्रोड्यूस करा? डेल्टा एस. अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे लास्ट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी डेल्टा जी. फिर थर्ड लॉ आएगा. अभी तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट भी आएगी बट कल तक हो जाएगा. हाँ हाँ, फिर ट्यूशन नहीं आना. जिन्होंने आना है उनको रिडॉक्स कराना है मैंने. तुम्हें रिडॉक्स नहीं आ रहा ना, फिर तुम मत आना चाहे, बट बाकी दो क्यों? ये दोनों, इनको रिडॉक्स आ रहा है, इसको रिडॉक्स, इसको रिडॉक्स, पीछे पार्थ को रिडॉक्स आ रहा है, नमन भी आ रहा है. तेरे पर तुम आ तो रहे हो ना ट्यूशन अभी. नितिन तुम आ रहे हो ना? बस हैं, फिर जब रिवीजन होगी तब करवाऊँ. वैसे तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, बट कोशिश करो कि अगर एग्ज़ाम नहीं है तो आ जाओ. नहीं आ सकते फिर तो कोई वो नहीं है इशू. ट्राई करो कि अगर आ सकते हो तो डू कम. नहीं तो काफ़ी बच्चे नहीं आ रहे तो रिपीट तो कराना ही पड़ेगा. रिडॉक्स तो इजी है. रिडॉक्स इजी है. हाँ रिडॉक्स है. आज मेरा वाइवा था. 5 मिनट रिडॉक्स. हाँ फ्री में. हाँ 5 मिनट आई है. तेरे को तो सर ने फुल लगाने थे. अरे 5 में से वो सर ने बोला था 30 में से मिनिमम 15 लगाना. चलो क्वेश्चन लिखो. अ हीटेड कॉपर, 12 वाला पास होता है, 15 लगाना है. ऐसे बोला सर ने. अ हीटेड कॉपर ब्लॉक, ये न्यूमेरिकल करो. अब इसके लिए लिखना पड़ेगा मधुर. एट 130 डिग्री सेल्सियस लूजेस 340 जूल ऑफ हीट to the surroundings which are at room temperature of 32 degrees Celsius. Calculate the entropy change of the system, that is the copper block. The entropy change in surroundings the total entropy change in the universe
assume that temperature of block and surroundings remains constant. वेक्टर इसका -98 है। पहले सारे को कर लो। पहले तो ये कह रहे हैं, पहले डायग्राम देखो कि सिस्टम कौन है। सिस्टम कॉपर ब्लॉक। सिस्टम आपका हीटेड कॉपर ब्लॉक है जो किस टेम्परेचर पर है। तो आपका ये जो हीटेड कॉपर ब्लॉक है, ये किस टेम्परेचर पर है 130, और ये लूज कर रहा है, यानी कि ये लूज कर रहा है -340 जूल। तो जो बाहर की सराउंडिंग है वो उतनी हीट गेन कर रही होगी, बट ये किस टेम्परेचर पर है। पहले इस क्वेश्चन को समझो। सिस्टम आपका हीटेड कॉपर ब्लॉक है जो कि बाहर वाली सराउंडिंग को हीट लूज कर रहा है। कितनी हीट लूज कर रहा है 340। तो ये लूज कर रहा है तो इसकी क्यू की वैल्यू हमने क्या लेनी है माइनस, और सराउंडिंग की क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी +340, क्योंकि जितना चाय हीट लूज करेगी उतनी सराउंडिंग हीट गेन करेगी ना। ऐसे ही जितना कॉपर ब्लॉक हीट लूज। अब सबसे पहले आपने सिस्टम की एंट्रोपी चेन निकालनी थी। सिस्टम कौन है, 98 आ गया। सिस्टम कौन है आपका हीटेड कॉपर ब्लॉक। तो सिस्टम का फॉर्मूला क्या, Q/T। Q की वैल्यू क्या लेंगे नमन, माइनस में पॉजिटिव में। सिस्टम, ये सिस्टम है ना हीटेड कॉपर ब्लॉक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ना क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो ये माइनस में लेंगे। और हीटेड कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर कितना दे रखा है, नहीं दिया कितना हुआ। पर कल भी मैंने बोला था कि जब आप यहाँ पे टेम्परेचर पुट करोगे तो केल्विन में पुट करोगे। तो आपको टेम्परेचर हीटेड कॉपर ब्लॉक का 130 दे रखा है, बट आपने 130 नहीं लेना, इसमें 273 प्लस करो, कितना आ जाएगा 40। 0.84। तो सिस्टम की वैल्यू कितनी आ गई एंट्रोपी की, -0.84 जूल पर। अब तुमने सराउंडिंग की निकालनी है, फॉर्मूला इज Q/T। सराउंडिंग की हीट प्लस में लेनी है। प्लस में क्यों लेनी है, क्योंकि इसने लूज करी है ना, सिस्टम ने क्या करी है लूज, पर सराउंडिंग ने तो क्या करी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिस्टम भी लूज कर रहा है सराउंडिंग भी लूज कर रहा है। अगर दोनों ही लूज करेंगे तो जाएगी कहाँ हीट। तो ये पक्की बात होती है कि अगर सिस्टम लूज कर रहा होता है तो सराउंडिंग क्या कर रहा होता है गेन, और अगर सराउंडिंग लूज कर रहा होता है तो सिस्टम क्या कर रहा होगा गेन। इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट बोथ आर लूजिंग और बोथ आर गेनिंग। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 273 प्लस कर दोगे 30, तो कितना आंसर आ गया पॉजिटिव में 1.11। अब सी में टोटल निकालनी है, टोटल कैसे निकालते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम की वैल्यू आप निकाल चुके हो, सराउंडिंग की वैल्यू आप निकाल चुके हो। सिस्टम की आपकी नेगेटिव में आ रही है, सराउंडिंग की आपकी, तो एक वैल्यू नेगेटिव में है और एक वैल्यू पॉजिटिव में है। एक प्लस का एक माइनस का, तो ओवरऑल माइनस होगा, पर बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव है तो ये प्रोसेस क्या होगा, ऐसे पूछा नहीं है, बट अगर पूछा जाए कि वेदर दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, तो हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ गई, भले ही सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, बट साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि आपको सिर्फ सिस्टम की नहीं देखनी, आपने क्या देखनी है टोटल। सिस्टम की रैंडमनेस कम हो रही है, बट कहीं ना कहीं सराउंडिंग की रैंडमनेस
बढ़ रही है, तो टोटल भी बढ़ रही है, तो आंसर क्या होगा कि प्रोसेस इज spontaneous. So this brings us to the second law of thermodynamics. This brings us to the second law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की यही लिमिटेशन थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने हमें ये बताया था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, इट जस्ट फ्लोज फ्रॉम वन फॉर्म it just converts from one form to another. We can't create it, we can't destroy it. बट फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी कि इसने ये नहीं बताया था कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, कब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. तो सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एंट्रोपी के आने के बाद सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आया. तो सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज कि इन ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं उसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है. एंट्रोपी चेंज क्या आता है, पर वो भी यूनिवर्स का, यानी कि आपको टोटल देखना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग. तो पहली स्टेटमेंट तो सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की यही है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं उनका जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा वो पॉजिटिव आएगा. सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड लॉ की ये है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल. अब इसका क्या मतलब है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर चाय अपने आप ठंडी हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप गर्म तो नहीं हो सकती ना. यानी कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो वो एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है. अगर तुम कहो कि वो रिवर्स भी अपने आप चला जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर चाय अपने आप ठंडी होगी तो अपने आप गर्म नहीं हो सकती. उसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आपको गैस पे रखना पड़ेगा. अनदर एग्जाम्पल, पानी अपने आप हिल से नीचे आ जाता है, लेकिन अगर इसी पानी को नीचे से अगर आपने कहाँ लेके जाना हो, ऊपर, अपने घर में ही देख लो, आपके घरों में टैंकी ऊपर होती है, मधुर के घर में नीचे है. नहीं, आपने कल नीचे बोली, बट अगर आपके घर में टैंकी में पानी चढ़ाना होता है, अपने आप चढ़ जाता है? नहीं, उसके लिए आपको क्या ऑन करनी पड़ती है, मोटर. यानी कि पानी अपने आप तो नीचे आ सकता है पर अपने आप ऊपर. तो यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज दिस ऑल्सो कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी कि दे आर इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब वो एक डायरेक्शन में तो अपने आप हो जाएंगे पर दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो अपने आप नहीं जा सकते. दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है. तो वैसे तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, आप दो भी स्टेटमेंट याद कर लो तो काफ़ी है. या एक जो सबसे सिंपल है वो ये है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड की बात भी करो, ये जो यूनिवर्स है, तुमने सुना होगा कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, है ना. बिग बैंग थ्योरी भी आपने पढ़ी हुई है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, क्योंकि एंट्रोपी जो है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है. आपको पता है, हम बोलते हैं कि व्हेन अ ह्यूमन बॉडी डाइज तो उसमें से आत्मा निकल जाती है, मतलब ऐसा हमारा माइथोलॉजी कहती है. लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी तब डेड होती है जब उसमें एंट्रोपी चेंज क्या हो जाता है, ज़ीरो. जब उसकी पूरी बॉडी में एंट्रोपी इंक्रीज़ करनी बंद हो जाती है तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, डेड. तो यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी यूनिवर्स, कोई भी मशीन तब तक काम कर रही है जब तक उसकी एंट्रोपी बढ़ती ही जा रही है. जैसी एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, दिस यूनिवर्स विल एंड, एवरीथिंग विल एंड. ओके, तो 3-4 स्टेटमेंट्स हैं. पहली स्टेटमेंट थी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव. सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, दैट इज दे आर इरिवर्सिबल. एक डायरेक्शन में तो जा सकते हैं लेकिन उल्टी डायरेक्शन में नहीं जा सकते. यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूसली क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है. नहीं, डिक्रीज करेगी तो यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा. जैसे अभी करोड़ों में होगी एंट्रोपी उसकी, तो थोड़ी सी कम हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा, जीरो पे खत्म हो जाएगा ना सारा. अब समझ नहीं रहे ना, थोड़ी सी कम होने का मतलब क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस. यूनिवर्स स्पॉन्टेनियस है, यूनिवर्स अपने आप एक्सपैंड होता जा रहा है, हम उसको बना नहीं रहे. यूनिवर्स को कैसे तोड़ोगे, यूनिवर्स पता नहीं कितने उसके अंदर गैलेक्सीज हैं और वो एक्सपैंड होती चली जा रही हैं. आज भी एक न्यूज़ में आया है कि अपने सोलर सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट पाया गया विच इज़ फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 2,04,000 समथिंग, और वो बहुत तेज़ी से हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है. वो हर साल ही बोलते हैं.
तो एक बार स्टेटमेंट लिख लो सेकंड लॉ में। 2026 में दुनिया खत्म। मैंने 2000 में भी सुनी थी, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, कि 2000 होगा दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, वही सच्ची में 2026 में सच्ची में खत्म। शुक्र है खत्म हो जाए, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मेरे को भी खुशी होगी, हाँ। दुनिया खत्म होगी ना। हाँ। मेरी आत्मा इसको श्राप देगी धरती को। क्यों इतनी क्या फ्रस्ट्रेशन निकल रही है? धरती से नहीं है, जेंजी से है। अब जैनजियो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं खुद एक जेंजी। हाँ, क्या बिगाड़ा जैनजियो ने? बिगाड़ा। चलो लिखो। क्या समझोगे? मैंने नहीं समझना, लिखो स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। नहीं नहीं लिखो, बस लास्ट तो चल रहा है। चल जिन्होंने, हाँ बस ये इसके बाद न्यूमेरिकल ही है लास्ट। लिखो जरा एक स्टेटमेंट लिख लो। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग, जो अपने आप होते हैं, आर थर्मोडाइनेमिकली। मैम ये तो मेरा कई बच्चे ना डेढ़ लाख का फोन लेके भी घूमते हैं। तो मैम ने मुझे पूछा तेरा फोन में लगेगा, मुझे कहता नहीं मैं 5 साल पहले 20,000 का लिया था। कहते अब तो और महंगा हो जाएगा। मैंने बोला 5,000 का है। मैंने फिर मैम से पूछा मैम आपका कितने का? कहते ज्यादा नहीं, मैं 35-36,000 20,000 का तो महंगा लग रहा है, मेरा 13,000 का महंगा लग रहा है। जब मुझे कह रहे ज्यादा महंगा नहीं, बस 35-36,000 का है। आपको तो हम 1.5 लाख की है। मेरा बहुत पुराना फोन है। ये रिकॉर्डिंग करने के लिए 20,000 का फोन है। तो इसको नहीं, पैसे की बात नहीं है। देखो हमेशा होता है ना कि अगर कोई वीडियो, इसमें भी अभी क्लियर नहीं डालती, तुम देख ही रहे हो इसमें जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं वो भी अगर हम यूट्यूब पे डाल दो उसकी क्वालिटी कितनी डाउन हो जाती है। इसीलिए रिकॉर्डिंग के लिए तो वैसे ही अच्छा कैमरा चाहिए। अगर हमारा अच्छा हो तो हम 1 लाख वाला लेंगे फिर, हैं? वो अच्छा है, चलो ले लेंगे। लिखो all spontaneous processes take place by net increase of entropy, that is delta S total is positive। क्या लास्ट स्टेटमेंट है? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। वैसे तो 5, ठीक है ले लूंगी। मेरे को लिंक भेज दो। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स पैसा दे करके स्लीप की केयर करने का एक पैसे होएगा। ऐसे होता है मेरे घर वालों का ना। मैंने महीना तो एटलीस्ट मैंने बच्चे, मैंने कॉलेज में तो यूँ हम लेके भी नहीं जाते थे। जब बंदा खुद अर्न करता है तो बंदा ले सकता है। फोन लेके दे दो। महीना पहले तो मैं गिड़गिड़ाता था, मेरे को फोन लेके दो, फोन लेके दो। तो होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। आपको तो क्या ही है, अभी आपको दिखाई है, आपको बिना देखे पसंद आ गया। मैंने कहा तो भेज दियो, मैं देख लूँ घर जाके। तो ना थोड़ी ऐसी थी कि अभी जाके देख लूंगी। तो ये भी रिकॉर्ड होगा। मत करो फिर, अच्छा नहीं लगता। कौन देखता है मैम? हम बच्चे ही देखते हैं। वो भी जो लास्ट के पेपरों में देखेंगे वही देखेंगे बस। उससे पहले तो एक चले आगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी विच इज द लास्ट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी, जिसको डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। किसी चीज से मिल रही है एनर्जी तो वो फ्री कैसे होगी? बताते हूँ। अब व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, इसको समझने के लिए एक डेरिवेशन करते हैं। तुमने पढ़ रखा है व्हाट इफ डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था?
Q plus W. Very good, Manya. What is W? वर्क डन. अब देखो दो तरह के वर्क डन होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन वाला वर्क डन और एक होता है नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क डन. दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप बोलते हो कि आपके पास एक सिस्टम है ना, सिस्टम में आपकी गैस है, तो गैस एक्सपैंड करती है तो वो कितना वर्क डन करती है? P डेल्टा V, जो मैंने डिराइव भी करवाया था कि जब भी हमने वर्क डन निकालना हो तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. डेल्टा V क्या होता है? V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो एक तो ये वाला वर्क डन होता है जिसमें आपको लगता है कि गैस या तो एक्सपैंड कर रही है या क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है ना. कंप्रेस कर रही होती है तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा होता है, V2 माइनस V1 लेस देन 0 होता है. और अगर एक्सपैंड कर रही होती है तो V2 माइनस V1 ग्रेटर होता है. बट चाहे कंप्रेशन हो रही है चाहे एक्सपेंशन हो रही है, उसको हम एक्सटेंशन वर्क ही बोलते हैं. लेकिन एक सिस्टम का वर्क होता है विच इज अदर देन एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सपेंशन वर्क. वो वर्क होता है जिस वर्क से वो सिस्टम कुछ और कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. आपका सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क. तो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन एक्सपेंशन वर्क. मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि नॉन एक्सपेंशन वर्क कुछ अलग वर्क होता है विच इज अदर देन दिस एक्सपेंशन वाला वर्क डन, विच कुड बी द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है. इट कुड बी सम अनदर वर्क डन, इट कुड बी अ यूजफुल वर्क. यूजफुल वर्क होता है द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, अदर देन नॉन एक्सपेंशन, अदर देन एक्सपेंशन. हाँ जी बोलो, भूल गए. तो अब मैं आपको यहाँ इस एक्सप्रेशन में एक चेंज लेके आ रही हूँ. हाँ, जिसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन उस वर्क से या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या मेनली इलेक्ट्रिकल वर्क, आप नॉन एक्सपेंशन वर्क, मैग्नेटिक वर्क भी हो सकता है. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंशन वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? P डेल्टा V. नॉन एक्सपेंशन वर्क को P डेल्टा V नहीं लिख सकते ना. बट जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो उसके वर्क डन को निकालने का हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? माइनस P डेल्टा V करा था ना. अब एक काम करो, माइनस P डेल्टा V को उस साइड ले जाओ, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू Q प्लस नॉन एक्सपेंशन. ये क्या होता है? डेल्टा H. जब डेल्टा U के बाद मैंने इंथैल्पी इंट्रोड्यूस करवाई थी तो डेल्टा H किसके इक्वल आई थी? डेल्टा U प्लस, फिर उसकी डेरिवेशन करके P डेल्टा V को खोल के हमने डेल्टा Ng RT के इक्वल करी थी. बट पहली बार डेल्टा U प्लस P डेल्टा V किसके इक्वल आया था? डेल्टा H. अब ये Q उस साइड ले जाओ तो नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या आ गया? Q प्लस माइनस Q प्लस डेल्टा H. अच्छा, अभी आपने पढ़ा था कि डेल्टा S क्या होता है? Q बाई T. तो यहां से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? T डेल्टा S. तो नॉन एक्सपेंशन वर्क में अगर मैं Q की वैल्यू पुट कर दूं T डेल्टा S, तो मेरा नॉन एक्सपेंशन वर्क कितना आ गया? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अब साइंटिस्ट ने कहा कि दिस इज द वर्क डन विच इज नोन एज द यूजफुल वर्क डन. जब भी हमें किसी सिस्टम से कोई वर्क डन करवाना होता है तो वो P डेल्टा V वाला यूजफुल वर्क डन नहीं माना जाता, क्योंकि वो वर्क डन तो या तो गैस को एक्सपैंड कर रहा है या वो गैस को क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है. अगर हमें किसी भी सिस्टम का यूजफुल वर्क निकलवाना होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अब साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अगर कोई सिस्टम यूजफुल वर्क कर रहा है विच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S विच इज द वैल्यू, तो इतना वर्क करने से उसकी जो
एनर्जी है वो डिक्रीज करने लगेगी। जैसे अगर हम जब काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी जब हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी में क्या आता है, डिक्रीज ही होती है ना। द मोर यू वर्क द लेसर इज योर एनर्जी, द लेस यू वर्क द मोर इज योर एनर्जी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इट इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस में माइनस डेल्टा एच माइनस, यानी कि अगर कोई सिस्टम इतना वर्क करेगा तो उसकी डेल्टा जी में इतना क्या आएगा। अगर आप वर्क डन कितना कर रहे हो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आएगा, delta H minus, that means negative. Why delta G is minus work non expansion? delta G minus work non expansion के इक्वल क्यों है, क्योंकि जितना यूजफुल वर्क सिस्टम काम करेगा उतना उसकी गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते क्या है, व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, गिब्स, क्योंकि गिब्स साइंटिस्ट ने दी थी फ्री एनर्जी। तुम बोल रहे थे ना कि फ्री क्यों बोलते हैं, फ्री इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज फ्री टू डू वर्क। अगर उसके पास इतनी एनर्जी फ्री है तभी वो काम कर पा रहा है। अगर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ना हो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो वो वर्क डन, यूजफुल वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहीं ना कहीं यूजफुल वर्क डन को ही गिब्स फ्री एनर्जी बोला गया, क्योंकि गिब्स ने बोला कि जितनी उसकी फ्री एनर्जी अवेलेबल है उतना ही वो वर्क डन कर पाएगा। हाँ, कर देती हूँ 2 मिनट, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज सिर्फ एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बिकॉज आप एक चीज़ नोट करो, ये आपकी 2 टर्म्स को रिलेट कर रही है। आपने पढ़ा था कि किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, डेल्टा एच हीट रिलीज होनी चाहिए एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, बट एंट्रोपी में चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक कर रहे हैं तो हम सिर्फ डेल्टा एच को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मेल्टिंग ऑफ आइस वाला एग्जांपल लेते हो उसमें डेल्टा एच तो पॉजिटिव है क्योंकि आइस को तो हीट चाहिए, तो लेकिन डेल्टा एच तो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, इसमें डेल्टा एस चेक करो। यानी कि अगर हमें किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी होती है, डेल्टा एच इज नॉट अलोन सफिशिएंट टू डिसाइड, क्योंकि अगर हम सिर्फ डेल्टा एच चेक कर लेंगे तो कई प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस निकल आएंगे, कई प्रोसेसेस क्या निकल आएंगे, तो हमें दूसरी कौन सी चेक करनी पड़ती है, डेल्टा एस। तो दैट मीन्स अगर किसी भी प्रोसेस की अगर हमें स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो हमें डेल्टा एच भी चेक करना पड़ेगा और साथ में क्या चेक करना पड़ेगा, डेल्टा एस। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इससे बेटर है कि आप डेल्टा जी चेक कर लो। वो कैसे, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव और डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। ये मैं वैसे बोल रही हूँ कि डेल्टा एच वर्क डन का नेगेटिव होता है, एक्सप्रेशन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ही लेना है अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पर पॉजिटिव के बाहर क्या है, तो ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई थोड़ा हो रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे, बट आंसर किस में आएगा। यानी कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए साइंटिस्ट ने बोला कि डेल्टा एच और डेल्टा एस अलग अलग मत चेक करो, सीधा डेल्टा जी फाइंड आउट कर लो। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, अगर डेल्टा जी क्या आ गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली डेल्टा एच क्या रहा होगा और डेल्टा एस क्या रहा होगा। तो आपको 2 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा जी इज बेटर देन चेकिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस सेपरेटली। क्यों, क्योंकि अगर आपने सीधा किसी सिस्टम का डेल्टा जी निकाल लिया और अगर उसकी वैल्यू किस में आ गई, इसका मतलब पक्का डेल्टा एच क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा और डेल्टा एस क्या रहा होगा, तभी तुम्हारा आंसर किस में आ रहा है। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस चेक करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम और पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कल हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। आज मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं दे रही, इसीलिए जिन्होंने कल 8 न्यूमेरिकल नहीं करे थे वही कर लो डेल्टा एस वाले।